जय हिंद दोस्तों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन्य जीवों से संबंधित। इसका हमारा पार्ट 2 आज की वीडियो में रहेगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर मैं आपको पिछले वीडियो के बारे में बता दूं तो हमने वन्य जीवों से संबंधित जितना भी बेसिक था वो सारा उस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार प्रश्न बेसिक से भी पूछ लिए जाते हैं। निम्न इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वन्य जीवों से संबंधित जो अधिनियम बनाए गए ये कौन से सन में बने थे। तो मैंने ये कल की वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था, तथा मैंने कल आप लोगों से 2-3 प्रश्न भी पूछे थे, जैसे विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तथा उसके साथ साथ मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई। इन दोनों प्रश्नों के आंसर लगभग सभी ने सही बताए हैं, तथा मैं आप लोगों को यही कहूंगा आप लोग कमेंट करते चलो, क्योंकि जितना भी आंसर आप लोगों को पता होता है अगर आप कमेंट करते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं लंबे समय तक के लिए रहती है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कमेंट किया करें। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें रणथंभौर से संबंधित बात करेंगे। कल मैंने डायरेक्ट रणथंभौर स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि बेसिक भी बताना ज़रूरी होता है। बहुत सारे कोचिंगों में बेसिक नहीं बताया जाता, डायरेक्ट रणथंभौर अभ्यारण्य से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम आज रणथंभौर के संबंधित में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं, तथा करंट से संबंधित भी यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो सभी जानकारी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, और आज की वीडियो की PDF फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप सभी के संयोग से मेरे 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज का हम टारगेट रखते हैं 130 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले तो ये किस जिले में आता है, तो लगभग सभी को पता है यह सवाई माधोपुर जिले में आता है। और सवाई माधोपुर जिले से हमें क्या याद रखना है, यहाँ पर चंबल नदी अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे उस स्थान का नाम, तथा यह सवाई माधोपुर जिला किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है। तो चलिए अब रणथंभौर की हम शुरुआत करते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, क्या ये शुरुआत से ही राष्ट्रीय उद्यान था या फिर अभ्यारण्य था? तो मैंने आप लोगों को कल बताया था 7 नवंबर 1955 में राजस्थान के 5 रियासतकालीन शिकारगृहों को अभ्यारण्य में परिवर्तित कर दिया गया था, और उसमें हमारा सबसे पहला नाम था रणथंभौर अभ्यारण्य। तथा उसके बाद सरिस्का अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? अलवर में है। उसके बाद नाम था दर्रा अभ्यारण्य, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? मुकुंदरा हिल्स। ये किस जिले में है? ये कोटा जिले में है। तथा भरतपुर के 2 अभ्यारण्य थे, उनके नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि राजस्थान में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि 1955 में निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य घोषित नहीं किया गया था। आपको प्रश्न इस प्रकार से यहाँ से पूछे जाएंगे, अभ्यारण्य घोषित किया था, नहीं किया था। ऑप्शन में 3 नाम आपको इनसे दे देगा और एक नाम आपको अलग दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि वह अलग नाम कौन सा था। इसीलिए कल की वीडियो को एक बार जरूर देखें, तथा धौलपुर के वह 2 अभ्यारण्य कौन से थे जिन्हें 1955 में अभ्यारण्य में घोषित किया गया। आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तथा आगे बात करते हैं, 1955 में इसे राज्य सरकार ने अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने आप लोगों को कल बताया था 1973 में भारत में बाघ परियोजना लागू की गई। और बाघ परियोजना लागू करने का श्रेय किसे जाता है? यह डॉक्टर कैलाश सांखला जी को जाता है। ये बात भी मैंने आप लोगों को कल बताई थी। कैलाश सांखला से संबंधित निम्न कुछ 3-4 बातें हैं जो हमें याद रखनी होती है। सबसे पहले इनके उपनाम आप याद कर लो। उपनाम में हम क्या याद करते हैं? इन्हें द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय बाघ पुरुष कहा जाता है। और उसके साथ साथ इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है बाघों से संबंधित। पुस्तक का नाम कमेंट करके बताओ, क्योंकि कल की वीडियो में ही मैंने इनसे संबंधित आपको सारी जानकारी दी थी। आज तो मैं बस आपका रिवीजन करवा रहा हूं कि कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कैलाश सांखला जी से संबंधित। पुस्तक इन्होंने लिखी थी द टाइगर रिटर्न। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? द टाइगर रिटर्न इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तथा इनको ही 1992 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किसे द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तब हम ऑप्शन लगाते हैं कैलाश सांखला जी को। बट अगर ऑप्शन में कैलाश सांखला जी का नाम ना दिया गया हो, तब फिर हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए? आप मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर कैलाश सांखला जी का नाम नहीं दिया गया तो फिर हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जिससे हमारा प्रश्न राइट होगा।
बात करते हैं आगे। रणथंभौर अभयारण्य में 1974 में राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई। अब आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रथम बाघ परियोजना कब चालू की गई, तो 1974 में चालू की गई। और कहाँ चालू की गई, तो यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चालू की गई थी और यह राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना थी। अब आप लोगों से अगर ये प्रश्न पूछ लिया गया, जैसे राजस्थान की बाघ परियोजना तो रणथंभौर में की गई और इसी प्रकार भारत की प्रथम बाघ परियोजना कहाँ लागू की गई, तब आप बताओगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड में बना हुआ है। और आपको जिम कॉर्बेट से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, इसमें बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। 1 अप्रैल 1973 में इसमें बाघ परियोजना चालू की गई। आप सभी को अच्छे से दिख रही है पूरी जानकारी? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हमें जानकारी अच्छे से दिख रही है। अगर नहीं दिखती है तो भी कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो में इसे अच्छे से सुधार सकूं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह सवाई माधोपुर जिले में है तथा इसे अभयारण्य घोषित किया गया था 1955 में। और उसके बाद 1955 में ही 5 और अभयारण्य घोषित हुए थे, उनका नाम मैंने आप लोगों को बता रखा है तथा कल की वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। उसके बाद इस अभयारण्य में ही 1974 में बाघ परियोजना चालू की गई और यह बाघ परियोजना राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना थी। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भारत में बाघ परियोजना कब लागू की गई, तो यह 1973 में लागू की गई और 1 अप्रैल 1973 में भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में बना हुआ है, यहाँ पर भारत की प्रथम बाघ परियोजना चालू की गई। आपको तारीख भी याद रखनी है, 1 अप्रैल 1973। कहाँ पर बना हुआ है, उत्तराखंड में बना हुआ है। और बाघ परियोजना लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो डॉक्टर कैलाश सांकला जी को जाता है। इनका उपनाम है द टाइगर मैन ऑफ इंडिया तथा इन्हें भारतीय बाघ पुरुष कहा जाता है। इन्होंने बाघों से संबंधित एक पुस्तक लिख रखी है, वह पुस्तक थी द टाइगर रिटर्न तथा 1992 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि डॉक्टर कैलाश सांकला जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से था। अब बात करते हैं इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, उनसे संबंधित तथा इसके अनेक जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनसे संबंधित हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने मित्र में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो बात करते हैं इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 में घोषित किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये सारी चीज़ें लिख क्यों रखी है, क्या मुझे ये चीज़ें याद नहीं हैं? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सारे सन याद है। 1955, 1974, 1973, 1980 तथा केवलादेव का भी मुझे याद है 1981। उसके साथ साथ मुकुंदरा हिल्स का भी मुझे याद है 2012 और 2013 में मुकुंदरा हिल्स में बाघ परियोजना चालू की गई थी। बस मैंने ये चीज़ें क्यों लिख रखी है, क्योंकि हमारी वीडियो का जो टाइम है लिखने में अधिक चला जाता है, यही टाइम को मैं कम करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लिख ली और आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपने पास अच्छे तरीके से लिखें और इन्हें रोज़ पढ़ते रहें। बात कर रहे थे हम इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। इसे 1 नवंबर 1980 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब मैंने आप लोगों से कल 2 प्रश्न पूछे थे कि राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य में क्या फ़र्क होता है। आप मुझे कमेंट करके बताने वाले थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिया है तथा जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है तो वह सिंपल भाषा में सुन लें कि जिसका खर्चा राज्य सरकार उठाती है उसे तो अभयारण्य कहा जाता है और जिसका खर्चा केंद्र सरकार उठाती है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ये सिंपल सी परिभाषा थी जो आपको याद रखनी है। अगर याद नहीं रहती है तो कहीं इन्हें लिख लें अपने नोट्सों में और इन्हें बार बार पढ़ते रहें। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया 1 नवंबर 1980 में तथा आगे हम बात करते हैं 1 नवंबर 1980 में जब इसे घोषित किया गया, यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। तो आपको यहाँ पर नोट क्या पता चली कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तब हम आंसर लगाएंगे रणथंभौर अभयारण्य। तथा आप लोगों को अगर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कहाँ चालू की गई, तब भी हम आंसर लगाएंगे रणथंभौर अभयारण्य। अब यही आपको भारत के अकॉर्डिंग पूछ ले कि भारत का वह कौन सा अभयारण्य था जिसे नेशनल पार्क घोषित किया सर्वप्रथम, तब हम याद रखेंगे 1936 में हैली नेशनल पार्क
आपको बनाया गया। ये चीज़ हम याद रखेंगे। सन भी आपको याद रखना है 1936 में। लेकिन ये हैली नेशनल पार्क है कहाँ पर? तो यह भी स्थित है हमारे उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड राज्य के साथ साथ हमें एक और बात याद रखनी है, इस हैली नेशनल पार्क का वर्तमान नाम, जैसे कई सारे नेशनल पार्क ऐसे होते हैं जिनका नाम चेंज कर दिया जाता है, जैसे हमारे राजस्थान का हमें याद रखना है दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य का वर्तमान नाम क्या रखा गया है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। और हैली नेशनल पार्क का वर्तमान नाम क्या रखा गया है? इसका वर्तमान नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये मैंने आप लोगों को बता दी। यहीं पर बाघ परियोजना लगाई गई थी 1973 में। डेट आपको याद रखनी है 1 अप्रैल। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें अभी तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई। तथा ये तो था आप लोगों का रणथंभौर से संबंधित ट्रेलर। अब आप पिक्चर को देखिए। रणथंभौर की पिक्चर मैं आप लोगों को किस प्रकार से समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूंगा रणथंभौर अभ्यारण्य। अब बस 10 मिनट की और वीडियो बची हैं, थोड़ा सा इसे और अच्छे से देखिए तथा कॉपी पेन लेके बैठिए तो आप भी अपने नोट्स बना सकते हो। रणथंभौर अभ्यारण्य में कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं ये हमें याद रखना है। तथा यहाँ के 2 बाघ ऐसे हैं जो बहुत ही फेमस है, उन बाघों का नाम भी हमें याद रखना है। आपको ये चीज़ बहुत ही कम जगहों पर मिलेगी। जब आप कहीं 3-4 पुस्तकें पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें मिलेगी। आपको एक साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अंत में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तब आप इसे अपने मित्रों में भी शेयर कर सकते हो। तथा आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बात करते हैं इनसे संबंधित जानकारियों के बारे में। जैसे रणथंभौर का उपनाम भी आपको याद रखना है। रणथंभौर का उपनाम है भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। अब भारतीय बाघों का घर इसे क्यों कहा जाता है, कोई कमेंट करके बता सकता है मुझे? चलो मैं भी तो देखूं कि कितने विद्वान हैं हमारे साथ जो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मैं हर एक का रिप्लाई करता हूं ताकि आप लोगों ने जो भी जानकारी दी है मैं उसका उचित रिप्लाई आप लोगों को दे सकूं। तो आप कमेंट ज़रूर करें कि रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर क्यों कहा जाता है। अब आ जाते हैं इसकी पिक्चर की तरफ कि रणथंभौर में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। रणथंभौर का इतिहास बताऊँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। रणथंभौर का चौहान वंश, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंदराज ने। कब की थी? 1194 में, 1194, 1191, 1192। तरायण का पहला युद्ध, तरायण का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज तृतीय। तथा उसके साथ हमें याद रखना है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम जीत कौन सी थी? मुझे आप कमेंट करके बताओ। तथा मोहम्मद गौरी जो भारत आया था यह कौन से दर्रे से आया था, इसका भी आप मुझे आंसर बता सकते हो। बहुत ही टॉप लेवल के प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर आप लोगों को जानकारी पता है तो कमेंट जरूर करें। बात कर रहे थे हम गोविंदराज के बारे में। गोविंदराज यह पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। इसने 1194 में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। और रणथंभौर जाना जाता है हम्मीर देव की आन बान शान के लिए। हम्मीर देव चौहान जिनका शासनकाल रहता है 1282 से 1301। 1301 राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था जिसमें जल जौहर किया गया था। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वह कौन सा तालाब था जिसमें जल जौहर हुआ है। यह रणथंभौर में ही स्थित है वह तालाब। तथा रणथंभौर में इस तालाब के साथ साथ 2 और तालाब स्थित हैं। सभी जानकारी मैं आप लोगों को अच्छे से दूंगा। तथा उसके बाद 1301 अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद हमें याद रखना है हम्मीर देव से जलालुद्दीन खिलजी। इतिहास भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। हम्मीर देव चौहान के बारे में एक वाक्य कहा जाता है, कौन सा वाक्य है कमेंट करके बताओगे? चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हम्मीर अपनी हट के लिए जाने जाते हैं और उनके लिए एक वाक्य कहा जाता है, हम्मीर हट तिरिया तेल चढ़ेना दूजी बार। अगर किसी को ये वाक्य पूरा याद है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं भी तो देखूं अपने साथ कितने विद्वान लोग पढ़ रहे हैं। तो आप सारी जानकारियों को कमेंट करें। 1 मिनट में मैंने इतिहास जोड़ने का प्रयास किया था। हम वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं रणथंभौर अभ्यारण्य से संबंधित। अब हमें क्या क्या पढ़ना है कि रणथंभौर में कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, रणथंभौर में कौन कौन से स्थान हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है रणथंभौर अभ्यारण्य में ही एक दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग। अब रणथंभौर दुर्ग यहाँ बना हुआ है तो रणथंभौर दुर्ग की जितनी भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर सुपारी महल हो गया, उसके बाद जोरा भोरा महल हो गया, तथा यहाँ पर एक दरगाह भी बनी हुई है। किसकी दरगाह बनी हुई है? पीर
सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा भी अगर आपको रणथंभौर से संबंधित और कोई जानकारी पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तथा एक वाक्य तो आपको याद होना ही चाहिए। कमेंट करके बताओ कि अबू फजल ने रणथंभौर दुर्ग से संबंधित कौन सा वाक्य कहा था। उसके बाद बात कर रहे हैं, इसी के पास एक और महल स्थित है। इस महल का नाम है जोगी महल। जोगी महल आप लोगों से पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो ये भी रणथंभौर में है। सुपारी महल ये भी यहीं पर है। जोरा भोरा का महल ये भी यहीं पर है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा यहाँ पर 3 तालाब बने हुए हैं। अब उन तीनों तालाब का नाम आपको याद रखना है। क्या क्या नाम है 3 तालाब का? सबसे पहला नाम है राजबाग, उसके बाद आपको याद रखना है मलिक, तथा तीसरा तालाब मोस्ट इंपॉर्टेंट तालाब है। इस तालाब का नाम है पद्मला तालाब। क्या नाम है? पद्मला तालाब। और इस पद्मला तालाब में ही 1301 में राजस्थान का पहला जल जौहर किया गया। और जल जौहर कौन सी रानी ने किया था? नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। वही हम्मीर देव की पत्नी थी, तथा उनके साथ साथ हम्मीर देव की जो पुत्री थी उनका नाम था देवल दे। क्या नाम था उनका? देवल दे नाम था। इन्होंने भी अपनी माता के साथ जौहर किया था, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। 1301 का जो शाका हुआ है, यह शाका अलाउद्दीन के आक्रमण करने के कारण यह युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी क्यों आक्रमण करता है, इसके संबंधित मैं आपको इतिहास में बता दूंगा। 2 कारण तो आप याद कर लो, जलालुद्दीन के कारण भी करता है और अपनी एक बेगम के कारण। चिमना नाम आपको याद रखना है। चिमना बेगम इसकी महाराष्ट्र की एक बेगम थी, तथा इनका एक मुख्य सेनापति था जिसका नाम कमेंट करके बताओ, क्योंकि एग्जाम में भी ये नाम पूछा जा चुका है। अलाउद्दीन खिलजी का वह कौन सा सेनापति था जिसने रणथंभौर दुर्ग में शरण ली थी? नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम कल की वीडियो में इसके बारे में बात कर लेंगे। आगे हम इन 3 तालाबों से संबंधित बात कर लेते हैं। इन तीनों तालाबों की राजबाग, मल्लिक, पदमला। सबसे इंपॉर्टेंट तालाब है पदमला, क्योंकि 1301 का जौहर यहीं पर हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है यहीं पर एक दरवाजा भी प्रसिद्ध है। कौन सा दरवाजा बना हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ एक दरवाजा बना हुआ है जिसका नाम है नौलखा का दरवाजा। कौन सा दरवाजा? नौलखा दरवाजा। आज आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की। नौलखा से संबंधित राजस्थान में जितनी भी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे नौलखा की बावड़ी, नौलखा दरवाज़ा, तथा इसके संबंधित नौलखा से जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके साथ हमें याद रखना है यहीं पर एक छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 32 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 32 खंभों की छतरी। और इस छतरी का निर्माण जो करवाया था यह हमारे हम्मीर देव चौहान ने करवाया था। हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान, जिनका शासनकाल मैंने आप लोगों को बताया 1282 से 1301। और हम्मीर देव चौहान ने इसका निर्माण क्यों करवाया, अगर आप लोगों को ऐसा पूछा जाए तब हम बताएंगे हम्मीर देव के जो पिताजी थे उनकी याद में इन्होंने इस छतरी का निर्माण करवाया। अगर आप लोगों को उनके पिताजी का नाम पूछ ले तब हम बताएंगे जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह के याद में ही रणथंभौर में एक छतरी बनाई गई 32 खंभों की, और इस छतरी को ही न्याय की छतरी भी कहा जाता है। कौन सी छतरी कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी क्यों कहते हैं? ऐसा कहा जाता है कि हम्मीर देव चौहान इस छतरी के नीचे ही बैठकर जनता का न्याय किया करते थे, इसीलिए इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। आगे आप लोगों को याद रखना है कि रणथंभौर में ही एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान की हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि त्रिनेत्र का गणेश मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अगर हमसे अभयारण्य पूछे तब हम बताएंगे यह रणथंभौर अभयारण्य में है। अगर हमसे जिला पूछे तब हम बताएंगे यह सवाई माधोपुर जिले में है। अब जैसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर है तो आपको राजस्थान के 5 गणेश मंदिर हैं जो याद रखने होते हैं, और इन 5 गणेश मंदिर का नाम मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें तथा वहाँ से अपनी नोट्स बना लें। जैसे हमें 5 मंदिर कौन कौन से याद करने हैं, एक छोटी सी जानकारी दे दूं तो सवाई माधोपुर का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, उसके बाद कोटा का मंदिर, उसके बाद बीकानेर का मंदिर, और एक सिरोही में मंदिर स्थित है, ये हमें याद रखना है। और एक मंदिर जो है अलवर में स्थित है। ये 5 गणेश मंदिर हमें याद रखने हैं। पाँचों के पाँचों नाम मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप में बता दिए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें तथा जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तब आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो ये थी
छोटी सी जानकारी रणथंभौर से संबंधित तथा उसके बाद हमें और क्या पता होना चाहिए, यह किनके लिए प्रसिद्ध है, कौन से प्राणियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बाघ आपको पता ही है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं तथा उसके साथ साथ यहाँ पर काले गरुड़ और लाल सिर वाले तोते, इन दोनों प्राणियों के लिए भी रणथंभौर अभयारण्य जाना जाता है। अगर आपको कोई कह दे कि लाल सिर वाले तोते सरिस्का में पाए जाते हैं तो सरिस्का बिल्कुल गलत आंसर होगा। सरिस्का में तो हर एक कबूतर पाए जाते हैं तथा मोर की विविध प्रजातियां वहां पाई जाती है। वह इन दोनों प्राणियों के लिए प्रसिद्ध है और हमारा जो रणथंभौर अभयारण्य है यह काले गरुड़ तथा लाल सिर वाले तोतों के लिए प्रसिद्ध है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। तथा उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें यहाँ पर दो टाइगर का नाम याद रखना होता है। कौन कौन से टाइगर है वह दोनों नाम। सबसे पहला नाम तो आ जाता है बाघिन मछली। एक बाघिन का नाम है बाघिन मछली। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह शिकार करने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि यह पानी से मगरमच्छ का भी शिकार कर लेती है। और इस बाघिन के गले में जो एक जीपीएस ट्रैकर लगा होता है रणथंभौर अभयारण्य के सभी बाघों के गलों में, तो उस ट्रैकर के अनुसार इसका नाम है T16। क्या नाम है इसका, T16 नाम है। और इस T16 से हमें याद रखना है इस बाघिन को एक अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये बात आपको याद रखनी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया तब हम बताएंगे। यह T16 बाघिन मछली को दिया गया। तथा इसी बाघिन से आपको याद रखना है इस बाघिन पर डिस्कवरी के द्वारा एक बायोग्राफी भी बनाई गई है। डिस्कवरी चैनल पर जो बताई जाती है आप कभी देख सकते हो तथा यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हो बाघिन मछली के बारे में, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। परंतु इस बाघिन मछली की जो मृत्यु है यह 18 अगस्त 2015 में ही हो चुकी है। कब हुई, 18 अगस्त 2015 में इस बाघिन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मोस्ट फेमस बाघिन है इसीलिए हमें इसको याद रखना है। इसके साथ साथ एक और यहाँ का बाघ प्रसिद्ध है, उस बाघ का नाम है उस्ताद। बाघ का क्या नाम है, उस्ताद नाम रखा गया है। तथा इसके जीपीएस ट्रैकर के द्वारा इसका नाम है T24। इसका क्या नाम रखा गया है, जीपीएस ट्रैकर के द्वारा T24 नाम रखा गया है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये यहाँ का सबसे आदमखोर बाघ है। आदमखोर बाघ मतलब क्या, तो ये यहाँ के कई सारी व्यक्तियों को मार चुका है। इसकी आए दिन खबरें आती रहती है तथा वर्तमान में इसे रणथंभौर अभयारण्य से कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। अगर आप में से किसी को जानकारी पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि वर्तमान में उस्ताद बाघ यह कौन से अभयारण्य में रखा गया है। जिसको भी जानकारी पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतिहास आप लोगों को कैसा लगा, मैंने बहुत कम जानकारी जोड़ी इतिहास के साथ, लेकिन जितना मेरे पास समय था मैंने इतिहास भी आप लोगों के साथ जोड़ दिया। तथा मैं आपको अगली वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दूंगा। इससे संबंधित चीज़ें आप इसी प्रकार से याद कर सकते हो। थोड़ा सा पहले अच्छे से लिख लें और फिर बाद में ड्राइंग के माध्यम से आप सारी चीज़ों को याद कर सकते हो। रणथंभौर दुर्ग की जितने भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, पीर सदरुद्दीन की दरगाह तथा सुपारी महल, जोरा बोरा महल हमें याद रखना है। जोगी महल आप याद कर सकते हो, 3 तालाब आप याद कर सकते हो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि वहाँ पर इन 5 मंदिर के नाम दिए गए हैं। तथा उसके साथ साथ और भी कोई अधिक जानकारी होती है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन करिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तथा मुकुंदरा हिल्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आज का हमारा टारगेट है 130 सब्सक्राइबर का, तो आप इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।